केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। सो इस चैप्टर में सबसे पहले हमको ये टर्म पे ध्यान देना है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। फिर हम लोग समझेंगे केमिकल इक्वेशन को। तो पहले समझते हैं एक रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज अ रिएक्शन? सो रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या बताता है कि कोई केमिकल चेंज हुआ है। ओके, सो केमिकल रिएक्शन क्या है? प्रोसेस है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि कोई केमिकल चेंज हुआ है। ओके, अब केमिकल चेंज सबको पता है। व्हाट इज अ केमिकल चेंज? क्या होता है केमिकल चेंज? सो केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, है ना। केमिकल चेंज बचपन में पढ़े क्या होता है? एक ऐसा चेंज जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होता है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, कुछ नया बनता है, ठीक है। यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल चेंज बतलाने का एक तरीका है कि कोई केमिकल चेंज हुआ है ना। ओके, अब सर ये इक्वेशन क्या है? सो केमिकल रिएक्शन को जो हम लिखते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। यानी व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? सो इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वो क्या है? सिर्फ एक वे है रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शंस को। ओके, अभी देखिए, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो पता कैसे करें कि कोई केमिकल चेंज या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है ना। हाउ विल वी फाइंड दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? तो देखिए, केमिकल रिएक्शन जब भी होगा ना, इसका कुछ साइंस होता है, ठीक है। क्या साइन होगा? क्या क्या हो सकता है एक केमिकल रिएक्शन जब होता है? तो पहला, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर यानी कि रिएक्शन अगर होगा तो रिएक्टेंट जो था उसका कलर चेंज होगा, प्रोडक्ट का कलर कुछ और होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिएक्शन हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, तब भी हम क्या बोलेंगे? कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर टेम्परेचर चेंज हो, ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए, दोनों ही केस में क्या बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और क्या हो सकता है? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब पता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी अगर सॉलिड था लिक्विड हो गया, गैस था लिक्विड हो गया, लिक्विड था सॉलिड हो गया, ऐसा कुछ अगर होता है तो भी हम समझ सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। और क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, व्हाट डज इट मीन? अगर कोई गैस अगर निकला है, कोई रिएक्शन करवाए और कोई गैस निकला, तब भी हम क्या समझ सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ऐसा बहुत सारा रिएक्शन होता है जिसमें कोई गैस इवॉल्व होता है, कुछ एग्जांपल्स मैं भी दूंगा। और लास्ट क्या हो सकता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ठीक है। ये प्रिसिपिटेट शब्द जो है इसको हम लोग अभी अच्छे से देखेंगे जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना। यानी कि अगर प्रिसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है तो भी हम ये समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है केमिकल रिएक्शन का। इसमें से ऐसा जरूरी नहीं कि सारा होगा, कोई एक भी अगर होता है तो हम समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। कभी कभी क्या होता, दो दो तीन तीन चीज भी एक साथ हो सकता है ना। ओके, सो अब हम देखते हैं ये दोनों टर्म्स को एग्जाम्पल के थ्रू। सो एनसीईआरटी के का जो आप पहला एक्टिविटी देखेंगे ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 जो होगा, ठीक है, उसमें क्या है? हम लोग लिए हैं मैग्नीशियम रिबन। क्या लिए हैं? मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। केमिस्ट्री में जितना भी एक्सपेरिमेंट्स हैं एनसीईआरटी का, उससे क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। सो मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बर्न, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा तो क्या मिलेगा हमको? एज अ कॉमन स्टूडेंट हमको इतना तो पता है कि कोई भी चीज जलता है तो क्या मिलता है? ऐश। बट केमिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अच्छा, यहाँ किसी को ये दिक्कत तो नहीं है कि ये जो पूरा हुआ इट इज अ केमिकल चेंज? ये क्या है? केमिकल चेंज। बचपन में पढ़े कंबशन क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। तो केमिकल चेंज तो हुआ है, बट सर यहाँ पर ये रिएक्शन और ये इक्वेशन कहाँ है? तो ये हम लिखेंगे। देखिए, अब रिएक्शन को हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं? इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए, इसको लिखने का एक तरीका ऐसा हो सकता है ना, क्या लिख सकते हैं? मैग्नीशियम प्लस क्या हम किए? ऑक्सीजन, है ना, यानी कि ऑक्सीजन। ओके, और हमको क्या मिला? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या ऐश मिला? ये तो कॉमन टर्म था।
तो इसके लिए टर्म क्या होगा, क्या मिलता है हमको, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, ये है एक केमिकल इक्वेशन। और यहाँ जो हम बतलाना चाह रहे हैं वो क्या बतलाना चाह रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाए तो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको बोलते हैं वर्ड फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, वर्ड फॉर्म या वर्ड इक्वेशन। ठीक है, देखिए वर्ड्स में लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्या है, थोड़ा सा लेंथी है ना, इस तरीके से लिखना थोड़ा लेंथी है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, सिंबल्स यूज करके। अब मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का क्या होता है O2, क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है MgO। ये क्या हो गया मेरा, एक केमिकल इक्वेशन, कौन से फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में या हाँ केमिकल सिंबल्स के फॉर्म में। अच्छा, इसको बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। बोलेंगे सर स्केलेटल इक्वेशन क्यों बोलते हैं इसको, तो उसके लिए मेरे को इसके बाद वाला टॉपिक समझना होगा, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या सीखना होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस समझ जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि इसको स्केलेटल क्यों बोल रहे थे। ठीक है, तो अभी हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझते हैं। देखिए अभी इक्वेशन हमारे पास क्या था, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये केमिकल इक्वेशन है। अभी अगर इसको हम ध्यान से देखें तो देखिए ये एक LHS हो गया, एक RHS हो गया। आप बोलिएगा सर LHS RHS क्या है, तो देखिए इसके लेफ्ट हैंड में और इसके राइट हैंड में यही होगा LHS और RHS। अब देखिए टोटल यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, एक है मैग्नीशियम और एक है ऑक्सीजन। LHS में मैग्नीशियम कितना है, कितने एटम्स हैं, एक ही है ना। ऑक्सीजन कितना है सर, 2 है। RHS में मैग्नीशियम कितना है सर, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है सर, ये भी 1 है। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए मैग्नीशियम LHS में भी 1 है, RHS में भी 1 है, बट ऑक्सीजन क्या है, LHS में 2 है, RHS में सर 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन जो है ये, इसका नंबर LHS और RHS में डिफरेंट है। अब एक क्वेश्चन आएगा सर इससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो बचपन से ऐसा ही देखे है ना। तो याद करिए 9th में आपको 2 लॉज पढ़ाया गया था, है ना। कितने लॉज थे, 2। याद करिए कौन कौन सा लॉ था, तो पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अगर LHS और RHS में यानी ये क्या हो गया, रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का नंबर ऑफ एटम्स अगर अलग है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो यहाँ फेल हो जाता है ना। बट हम लोग 9th में क्या पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसी भी केमिकल रिएक्शन में फॉलो होता है, यानी कि रिएक्टेंट्स का जितना मास होगा प्रोडक्ट का मास भी सेम होगा, है ना। यानी एक केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो चेंज नहीं करता है। बट यहाँ पर तो कर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन तो इधर 2 ही है, यहाँ पर तो सर 1 है। इस वजह से यहाँ पर जरूरत पड़ता है हमको बैलेंस करने का। इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड। ठीक है, अब बैलेंस का मतलब क्या हुआ, यानी कि LHS और RHS दोनों में जब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे तो वैसे केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जो बैलेंस्ड नहीं है जैसे कि ये, इसको क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो पहले हम वर्ड फॉर्म बनाते हैं, वर्ड के बाद जब हम थोड़ा एडवांस होते हैं तो क्या सिंबल्स यूज करते हैं और स्केलेटल इक्वेशन बनाते हैं। और जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं फिर हम क्या बनाने लगते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो स्केलेटल तो थोड़ा बहुत आप 9th में भी देखे होंगे, उससे पहले भी देखे हैं ना, जैसे फोटोसिंथेसिस का हो गया केमिकल इक्वेशन। बट बैलेंसिंग जो है ये हमको सीखना है कि बैलेंस करते कैसे हैं। ठीक है, तो छोटा एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, फिर जाकर के थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेंगे। 2 मेथड आपको बताऊंगा बैलेंसिंग का, आपको जो इजी लगता है वो आप कर सकते हो। ओके, तो बैलेंस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसी छोटे से इक्वेशन से। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, ऑक्सीजन देखिए दोनों साइड बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स पुट करते हैं। ठीक है, इनके आगे कुछ नंबर्स पुट कर सकते हैं और उसके वजह से क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर होगा। अब यहाँ हम देखिए समझिएगा, यहाँ पर कोई भी नंबर अगर हम पुट करते हैं तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर सपोज मैं यहाँ 2 पुट कर देता हूँ, इसका मतलब क्या, मैग्नीशियम कितना हो गया 2, मैं अगर यहाँ 2 पुट करता तो क्या होता है, 2 2 जा
4 ऑक्सीजन हो जाता है ना। उस सिमिलरली अगर मैं यहाँ 2 पुट करूं तो 2 मैग्नीशियम और साथ में 2 ऑक्सीजन भी, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों में 2 होगा। समझ गए? चलिए अब बैलेंस समझते हैं। अब बैलेंस समझ गए कहां पर हमको नंबर्स पुट करना है। अब बैलेंस करेंगे कैसे, तो ये देखिए बहुत छोटा सा इक्वेशन है। यहाँ हमको क्या दिख रहा है, मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ कितना है, 1 ही है। तो इसको 2 बनाने के लिए अभी मैं बताया क्या कर दूंगा, 1 2 यहाँ पुट कर दिया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2। लेकिन ध्यान देखिए मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया, लेकिन यहाँ कितना 1। तो ऐसा नहीं लगता यहाँ अगर मैं 2 पुट कर दूं तो 2 मैग्नीशियम, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया, बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या बन गया, सॉरी, ये क्या बन गया, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये बहुत छोटा सा था, ये तो बिना कोई टेबल बना करके हम कर सकते हैं। अब थोड़ा बड़ा इक्वेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी 2 या 3 आपका होगा जिंक प्लस H2SO4, है ना। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है, ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज होता है। अब ये एक बड़ा केमिकल इक्वेशन है। अब हम देखते हैं अभी ये बैलेंस है कि नहीं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल में पहले तो एलिमेंट्स आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद LHS एंड देन RHS, ऐसा एक टेबल बना लिया। एलिमेंट्स कौन कौन सा है, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ओके, अभी देखिए LHS में जिंक कितना है, 1, RHS में कितना है, 1, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2, उधर कितना है सर 2, सल्फर यहाँ कितना है, 1 है, वहां कितना है सर, वहां भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 है, वहां कितना है, 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी क्या है सर, बैलेंस्ड है। तो क्या इसको बैलेंस करने का जरूरत है, नहीं है, ये पहले से ही क्या है, बैलेंस है ना। तो कुछ ऐसे केमिकल इक्वेशंस होते हैं जो ऑलरेडी बैलेंस्ड होते हैं। अब हमको यहाँ कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम ये इक्वेशन देखें, Fe plus H2O, what does it give, Fe3O4 plus H2, ठीक है। अब ये कैसा इक्वेशन हो गया, ये चेक कर लेते हैं अगेन LHS RHS से। एक तो आयरन है इसमें, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। देख लेते हैं LHS में कितना है और RHS साइड कितना है। LHS में आयरन कितना है सर, 1, उधर कितना है 3, हाइड्रोजन इधर कितना है 2, उधर कितना है 2, ऑक्सीजन इधर कितना है 1, उधर कितना है 4। देखिए ये कैसा है, अनबैलेंस्ड है, यानी स्केलेटल फॉर्म है। अब इसको हमको बैलेंस करना है, ठीक है। ओके, अनबैलेंस्ड क्या क्या है, देखिए बैलेंस सिर्फ और सिर्फ ये है, ये और ये अनबैलेंस्ड है। अब देखिए इसका बैलेंसिंग का कोई तरीका है क्या, इन शॉर्ट नहीं, है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक तो मेथड जो हम अभी यूज कर रहे थे वो क्या था, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है, तुक्का लगाना, कभी 1 पुट करके देखे, 2 पुट करके देखे, जिसमें सेट हो गया वो मेरा आंसर हो गया, है ना। तो चलिए हिट एंड ट्रायल से पहले समझते हैं, कोशिश करते हैं इसको बैलेंस करने का। हमको पहले किसको बैलेंस करना है, चलिए आयरन को करके देखते हैं। उधर 3, अगर मैं इधर 3 पुट कर दूं, अगर मैं इधर 3 पुट कर दूं, देखिए ये 3 आयरन इधर भी, 3 आयरन इधर भी, ठीक है। अब किसको करना है, ऑक्सीजन इधर कितना है 4, इधर कितना है 2। तो मैं अगर इसको 4 पुट कर दूं तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4, उधर भी 4। बट यहाँ 4 देने से हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया, ये हाइड्रोजन कितना हो गया 8, यहाँ कितना है 2, तो यहाँ मैं अगर 4 पुट कर दूं तो अब चेक कर लें। अब देखिएगा, अब देखते हैं LHS और RHS को। LHS में आयरन 3, उधर 3, हाइड्रोजन 4 2 8, हाइड्रोजन 4 2 8, ऑक्सीजन 4 into 1 4, ऑक्सीजन 4। So it is a balanced chemical equation. सिंपल है। अच्छा, कोई और मेथड भी है क्या इसका, बिल्कुल है। एक मेथड क्या है, देखिए मेरे को आगे पुट करना है ना, मैं काम करता हूँ सबके आगे कोई नंबर्स पुट कर देता हूँ, A B C and D पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब मैं LHS और RHS को करता हूँ। पहला एक आयरन के लिए करूंगा, एक हाइड्रोजन के लिए करूंगा और एक ऑक्सीजन के लिए करूंगा, 3 ही एलिमेंट्स हैं।
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितना है, ए है, उधर कितना है, देखिए सी इधर है, तो मैं बताया था ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3c हो जाएगा। अच्छा बैलेंस में क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे ना, जितना एलएचएस में उतना आरएचएस में, तो मैं ऐसा नंबर ए बी सी डी पुट किया हूं जिससे ये बैलेंस हो गया, यानी कि a इक्वल टू 3c होगा। सिमिलरली हाइड्रोजन कितना हो गया, b इंटू 2 यानी 2b, और आरएचएस में कितना है हाइड्रोजन, d इंटू 2 यानी सॉरी 2d। ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, b इंटू 1 b, इधर ऑक्सीजन कितना है 4 इंटू सी 4c। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो मेरे को कुछ नंबर्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तो एक चीज तो समझ आ रहा है सर कि 2 2 हट जाएगा तो b इज इक्वल टू डी आएगा, b इज इक्वल टू डी आया, यहाँ a इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है, यहाँ b इज इक्वल टू सी। तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो किसी भी एक टर्म को हम 1 मान लेते हैं, किसी भी एक टर्म को 1, अगर हम c को मान ले, लेट c इज इक्वल टू 1, अगर हम ये अजम्पशन ले c 1 है तो a कितना आ जाएगा सर 3 आएगा, ओके। अब देखिए a मेरा 3 आ गया, अच्छा b इज इक्वल टू d है, ठीक है, b इज इक्वल टू d है, और c को मैं क्या एज्यूम किया हूं 1, तो अगर यहाँ c का वैल्यू 1 करूं तो b का वैल्यू कितना आ गया 4, b का वैल्यू कितना आ गया 4, और b का वैल्यू 4 तो d का वैल्यू भी कितना होगा 4। तो देखिए a का वैल्यू पता चल गया, b का वैल्यू पता चल गया, c का वैल्यू, d का वैल्यू, सबका वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पर पुट कर देंगे सिर्फ, है ना, तो पुट करने के बाद इक्वेशन कैसा बनेगा, देखिए a का वैल्यू कितना आया है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3Fe प्लस b का वैल्यू कितना है सर 4 H2O गिव्स c कितना है सर 1, यानी लिखने का जरूरत है नहीं, Fe3O4 प्लस DH2O, वेयर इज D 4 सॉरी H2 नॉट H2O। तो देखिए ये इक्वेशन वही है ना जो अभी हम लोग हेडन ट्रायल से बनाए थे, तो ये हमको क्या मिल गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिंपल है ये मेथड भी, तो आप ये मेथड भी कर सकते हैं, यानी हम ऑलरेडी ए बी सी डी करके वैल्यूज पुट कर देंगे और इक्वेशंस निकाल लेंगे, और फिर किसी भी एक वैल्यू को 1 पुट करके सॉल्व कर देंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि बैलेंस कैसे होगा। तो ये भी एक मेथड है, ये मेरे को हिडन ट्रायल से ज्यादा इजी लगता है क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल है। अभी हमको देखना है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, यही चैप्टर में सब कुछ है ना। इस चैप्टर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग समझना है, बैलेंस कैसे करते हैं उससे क्वेश्चन आएगा, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं सर, पहला क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। सेकंड क्या है कॉम्बिनेशन के बाद, डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, and the fifth one is redox reaction. तो ये 5 तरह का रिएक्शन हमको 10th में पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में ये 5 तरह का रिएक्शन हमको आगे देखना है, इसके बाद 2 छोटा टॉपिक्स होगा रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड, बस चैप्टर इतना ही है, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये चैप्टर में। तो एक एक करके अभी हम सारा रिएक्शंस विद एग्जांपल्स देख लेंगे, बहुत ही इजी है ये, ठीक है। और कोशिश करना है कि एनसीईआरटी में इसके जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं वो सबको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आता है वो लगभग 100% क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जांपल से आएगा, जो भी रिएक्शंस एनसीईआरटी में प्रिस्क्राइब्ड है आपका, ठीक है। कुछ एडिशनल रिएक्शन अगर आप साइड बुक या रेफरेंस बुक से अगर जानते हैं तो प्लस पॉइंट है आपका, बट एनसीईआरटी का रिएक्शन तो मस्ट है, ठीक है। केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही होगा, तो ध्यान देना है ये सारा। अभी हमको पहला रिएक्शन देखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है कॉम्बिनेशन, देखिए इसका शब्द ही बता रहा कॉम्बिनेशन, व्हाट डज कॉम्बिनेशन मींस, यानी कंबाइनिंग, है ना। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पर कोई 2 रिएक्टेंट्स मिल करके एक प्रोडक्ट बनाता हो, ये हो गया वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखिए रिएक्टेंट्स 2 है, प्रोडक्ट कितना है 1, तो अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिल करके कोई एक प्रोडक्ट बनाता हो, इट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या हो गया, अ रिएक्शन इन व्हिच 2 or more than 2 reactants combine together to form a single product is called a
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल इसका, मैं बोला एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे फोकस होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देखिए बहुत ही कॉमन है, ये एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्विक लाइन लेंगे सॉलिड स्टेट में, है ना, और इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। वाटर क्या होगा? लिक्विड। तो हमको क्या मिलता है? स्लेट लाइन, दैट इज CaOH होल 2। ओके, ये भी कैसा होगा? सॉरी, एक्वस होगा, पानी में मिल गया ना, एक्वस होगा। ठीक है, सो ये क्या है? क्विक लाइन, क्विक लाइन। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों नाम याद रखना, ये याद रखिएगा, CaOH होल 2, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं क्लास 10th में आपका। तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2O के साथ रिएक्ट कराया तो हमको क्या मिला? CaOH होल 2। व्हाट इज दिस? दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। तो कहीं भी OH लगा है, इसका मतलब नाम के साथ क्या लगेगा? हाइड्रोक्साइड लगेगा। ठीक है, तो ये क्विक लाइन हुआ। इसका कॉमन नेम क्या है? स्लेग्ड लाइन। ठीक है, कॉमन नेम ये है स्लेग्ड लाइन। स्लेग्ड लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। ये क्या है? पहले के टाइम में व्हाइट वॉश करते थे हम लोग, वहां पर इस चूने का इस्तेमाल होता था, जो नॉर्मल चूना हम लोग जानते हैं ना। तो ये वो चूना है, चूना को जब पानी में डालते हैं तो क्या बनता है? स्लेग्ड लाइन। ठीक है, बुझा हुआ टर्म यूज कर रहे हैं सर आप। क्या मतलब है ये स्लेग्ड का, है ना। तो देखिए, ये रिएक्शन जब करवाते हैं ना तो इसके बदले में हमको क्या मिलता है? हीट। कोई अगर व्हाइट वॉश देखा होगा, है ना, जब चूने को पानी में डालते हैं तो पानी बॉईल होने लगता है। व्हाट डज इट मीन? कि जब रिएक्शन हुआ तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ, यानी चेंज इन टेम्परेचर हुआ। पहले तो ठंडा था पानी, बट अब क्या गर्म हुआ। देखिए अभी बताया तो थोड़ा देर पहले केमिकल रिएक्शंस तो इसमें क्या निकला? हीट निकला, और हीट बहुत ज्यादा तेज निकलता है ना। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और हीट बहुत ज्यादा निकलता है इस रिएक्शन में। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया, जहां पर दो रिएक्टेंट्स या उससे ज्यादा मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहा हो। एग्जांपल ये रहा, और इसका एग्जांपल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल C+O2 क्या मिलता है? CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली H2+O2 H2O, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है? वाटर। ये भी कैसा रिएक्शन है ना। दो तरीके का इक्वेशन और है जो यहाँ पर मेंशन नहीं था, ठीक है, जिसको जानना जरूरी है। एक को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो एंड एक्सोथर्मिक। देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें हमको हीट देना पड़ता है रिएक्शन करवाने के लिए, है ना। हीट देंगे तब रिएक्शन होगा, तो क्या हो गया? एंडोथर्मिक, विच रिक्वायर्स हीट। ठीक है, और एक्सो का मतलब क्या? एक्सो का मतलब बाहर होता है, तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? जिससे हीट निकलता है। जैसे अभी स्लेट लाइन वाला एग्जांपल किसका था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का था। ठीक है, इसमें क्या होता है? हीट हमको मिलता है। एंडोथर्मिक में हमको हीट देना पड़ता है। ठीक है, तो ये दो छोटा छोटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ना। यानी कि अभी जितना रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा एंडोथर्मिक है और कौन सा एक्सोथर्मिक है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल आपको बताया था क्विक लाइन वाला, फिर से लिख देता हूं। CaO plus H2O gives CaOH whole 2, और इसके साथ क्या निकलता है सर? हीट भी तो निकलता है। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एक्सोथर्मिक का और एग्जांपल्स क्या होगा सर? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अब सेकंड रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है? कोई एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है, यानी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देता है, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहां पर AB का क्या हुआ है? डिकम्पोजिशन हुआ है ना। AB डिकम्पोज हुआ है A और B में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना वो तीन तरीके का होता है। ठीक है, तीन तरीके का। पहला क्या होता है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अगला क्या हो सकता है? थर्मल, यानी हीट, और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये तीन मेथड्स है डिकम्पोजिशन करवाने का। यानी AB को A और B में अगर हमको तोड़ना है तो हम क्या कर सकते हैं? फोटो यानी सनलाइट की मदद से कर सकते हैं, थर्मल यानी हीट की मदद से कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी, है ना।
तो तीनों को समझना है, फोटो डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिसिटी वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। एक एक करके तीनों का एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला फोटो, फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोज, नाम में ही है फोटो, ठीक है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, एनसीईआरटी में देखिएगा, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट में रखते हैं, कहां रखते हैं, सनलाइट, धूप में अगर इसको रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, Ag और प्लस, अभी दूसरा थर्मल, दूसरा क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको अगर हम हीट देते हैं, क्या देते हैं सर, हीट देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया सर, थर्मल, देखिए हीट यहाँ दिए हैं ना, हीट, थर्मल का मतलब क्या है, हीट, तो जहां हीट के मदद से डिकम्पोजिशन होगा वैसे रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड क्या है, थर्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प लेना है ना। तो देखिए इसका एग्जांपल हर बच्चे को आता है, ध्यान में भी नहीं आ रहा होगा, 8 में हम लोग पढ़ेंगे एक टर्म इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है। इसमें क्या करते हैं, H2O, H2O को अगर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना, तो ये H2 और प्लस O2 में डिसइंटीग्रेट कर जाता है। सो ये कैसा एग्जांपल हो गया, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो गया, है ना। तो हम लोग तीनों देख लिए, फोटो भी देख लिए, थर्मल भी देख लिया और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन भी देख लिए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म, एग्जांपल्स आप याद कर लेंगे, और भी जो एनसीईआरटी में एक दो है उसको भी याद कर लेना है। नाउ थर्ड रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, नाम में ही क्या है, डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखिए मान लीजिए कोई कंपाउंड है AB, है ना, और एक एलिमेंट है C, ठीक है, तो अगर ये Cb प्लस A बन जाए, है ना, तो किस क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सर यहाँ ABC है क्या, तो देखिए AB कोई कंपाउंड है जहां पर ये, है ना, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, क्या है, लेस रिएक्टिव है, और C क्या है, A से ज्यादा रिएक्टिव है ना, ये है मोर रिएक्टिव। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, जहां पर मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है अपनी जगह से, ठीक है, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए C A को हटा दिया और खुद आ गया वहां पर, तो ऐसा रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इसके लिए हमको एक चीज पता होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें सारे मेटल्स को इंक्लूड किया गया है एज पर देयर रिएक्टिविटी, है ना, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, टॉप टू बॉटम आएंगे तो रिएक्टिविटी घटता है, ठीक है, जिसमें टॉप में आपको मिलेगा पोटेशियम, सोडियम, ये सारे मेटल्स, है ना। ओके, इसका एग्जांपल देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल मैंने दिया था, क्या एग्जांपल था, Fe प्लस CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu, यानी कि आयरन को जब रिएक्ट कराएं कॉपर सल्फेट से तो हमको क्या मिला, आयरन सल्फेट मिला, और कॉपर, कॉपर क्या है, डिस्प्लेस्ड है, और कौन डिस्प्लेस किया, देखिए आयरन किया, है ना। तो यहां पर आयरन क्या हो गया, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहां पर चेंज इन कलर हुआ, तो इधर पहले थे, अब देखिए चेंज इन कलर, इसका कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू, इसको बोलते भी हैं ब्लू विट्रोल, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, ब्लू विट्रोल। लेकिन ये क्या बना, आयरन सल्फेट, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रोल, इसका नाम क्या है कॉमन, ग्रीन विट्रोल। तो ये ब्लू कलर से कैसा बन गया, लाइट ग्रीन कलर, ठीक है, यहाँ पर चेंज इन कलर हुआ है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी एक डिस्प्लेसमेंट था, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये कैसा होगा, मान लीजिए एक है AB, एक है CD, अब इसमें क्या होगा, A यहां चला जाएगा, C यहां चला जाएगा, क्या बनेगा, CB और प्लस A
डी। तो ऐसा अगर कोई रिएक्शन होता है तो देखिए दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक बार ए यहाँ गया, दूसरी बार सी वापस यहाँ आया, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, जहां पर डिस्प्लेसमेंट दो बार होता है। यहाँ पर भी सेम होगा, मोर रिएक्टिव जो होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन लेस रिएक्टिव वाला क्या होता है, दूसरे के साथ मिलकर के कंपाउंड बना देता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब यहाँ क्या होगा, देखिए सोडियम यहाँ चला जाएगा, बेरियम यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4, और बेरियम यहाँ आया, सोडियम वहां गया, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सबको फॉर्मूला पता है, NaCl। तो ये रिएक्शन कैसा हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, सोडियम सल्फेट, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, यहाँ क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए ये जो टर्म रेडॉक्स है ये दो चीज से मिलकर के बना है, एक को बोलते हैं रिडक्शन, है ना, और एक है ऑक्सीडेशन। और जब ये दोनों साथ में होंगे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ये दो अलग अलग तरीके का रिएक्शन है। अब जानना होगा व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। देखिए नाम ही यहीं से समझते हैं, ऑक्सीडेशन क्या लग रहा है, ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ होगा, तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, सो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और रिड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन दो टर्म में डिफाइन करते हैं, एक तो ऑक्सीजन के टर्म में, दूसरा हाइड्रोजन के टर्म में। तो ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा हो तो ऑक्सीडेशन होता है, या फिर उसका उल्टा हाइड्रोजन अगर घट रहा हो तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली जस्ट उसका अपोजिट इधर कर दीजिए रिडक्शन में। रिडक्शन क्या होगा, ऑक्सीजन का कम होना, है ना, यानी रिड्यूसिंग इन ऑक्सीजन या फिर एडिंग अप ऑफ हाइड्रोजन, है ना, जस्ट उल्टा। ऑक्सीडेशन समझ गए, उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का बढ़ना या तो हाइड्रोजन का घटना, रिडक्शन में ऑक्सीजन का घटना या तो हाइड्रोजन का बढ़ना। ये क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, और दोनों जब साथ में हो तो क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं CuO है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसको अगर H2 के साथ रिएक्ट कराएं और हीट करें इसको, अच्छा ये डेल्टा का सिंबल क्या होता है, इसका मतलब हीट होता है। CuO को जब H2 के साथ रिएक्ट कराएं तो हमको क्या मिला, Cu मिला और प्लस H2O मिला, है ना। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यहां से क्या बना, कॉपर। तो नहीं लग रहा कि कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर क्या हुआ, सॉरी कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या बताया, रिडक्शन, ऑक्सीजन कम हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है, ठीक है। वहीं देखिए यहाँ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ने यहाँ क्या मिल गया, ऑक्सीजन, तो ये एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या कह रहा था, ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। तो ये एक साथ हो रहा है ना, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए एक यहाँ बड़ा सा इक्वेशन है, अब यहाँ देखते हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। तो पहले देखिए यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है MnO2, यहाँ पर क्या है MnCl2, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन था बट यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। बट यहाँ देखिए HCl है और यहाँ क्या है, H2O है, यानी ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। कितना सिंपल है, बस हमको ध्यान रखना है ऑक्सीजन कहाँ पर ज्यादा हो रहा है, अगर बढ़ रहा है ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन घट रहा है तो रिडक्शन, और दोनों मिलकर के क्या कहलाता, रेडॉक्स रिएक्शन। अभी दो छोटा छोटा टॉपिक्स है ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, ठीक है। एक का नाम तो है कोरोजन और दूसरा है रैंसिडिटी, है ना। ये टर्म तो आप लोग पहले भी जानते हैं, ये कुछ नया है, रैंसिडिटी, है ना। एक एक करके दोनों को समझते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है। कोरोजन क्या है सर, जब मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, मेटल का क्या हो, ऑक्सीडेशन, है ना, तब क्या होता है कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एनी मेटल, ठीक है। अब जिसमें हम लोग सबसे कॉमन क्या जानते हैं, रस्टिंग,
सबसे कॉमन क्या जानते हैं, रस्टिंग। किसमें होता है सर रस्टिंग? सर आयरन में होता है। यानी अगर आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी आयरन ऑक्साइड अगर बना दे, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रस्ट हो गया आयरन। व्हाट इज रस्ट? रस्ट इज आयरन ऑक्साइड, है ना। रस्ट कुछ नहीं है, आयरन का ऑक्साइड है। यानी आयरन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ आयरन का, और क्या बनाया, रस्ट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग। तो रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन इन आयरन। आयरन में अगर कोरोजन हुआ तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। सिमिलरली आप देखते होंगे जो सिल्वर का ऑर्नामेंट्स होता है वो कैसा पड़ जाता है, ब्लैक, है ना। समय के साथ कैसा हो जाता, काला हो जाता है ना। तो ये भी क्या है, कोरोजन है। यानी यहाँ पर क्या बना, सिल्वर ऑक्साइड। कितना सिंपल है। सिमिलरली आप देखेंगे जो कॉपर का वेसल्स होता है वो भी कुछ समय के बाद एक ग्रीन लेयर उसके ऊपर आ जाता है, वो भी क्या है, कोरोजन है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। अभी लास्ट क्या बचा, रैंसिडिटी। What is rancidity? It is the oxidation of fats. फैट के ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। ओके, इट मींस कि जो भी हमारे घर में तेल होता है, घी होता है, अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए तो क्या होगा, हम बोलेंगे रैंसिडिटी हुआ है। ठीक है, ये टर्म्स है। जैसे कोरोजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। रैंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल्स, फैट्स और ऑयल। ठीक है, अब जब कोई फैट या ऑयल जब रैंसिड हो जाता है, यानी जब उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उसका स्मेल चेंज होगा, टेस्ट चेंज होगा, और वो हमारे लिए कंज्यूमेबल नहीं होता है। ठीक है, तो सर ऑक्सीडेशन से बच कैसे सकते हैं, घर में सबका तो तेल होगा, ऑक्सीडेशन से कैसे बचे। तो देखिए, कंपनीज जब ऑयल बनाते हैं ना, तो उसमें एक टर्म आप सुने होंगे, एंटी ऑक्सीडेंट्स। इसको ऐड किया जाता है ताकि ऑक्सीडेशन ना हो सके। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या है, ऑक्सीडेशन को रोकता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं सर, एयर टाइट कंटेनर का यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर। इसमें अगर ऑयल को हम रखते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा हमारा ऑयल, तो ये रैंसिडिटी बहुत लेट से होगा, है ना। और अगर खुले में रखते हैं तेल तो क्या है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है तो रैंसिडिटी जल्दी होगा। ये तो कॉमन सेंस है ना। रस्ट से अगर हमें बचना है तो आयरन को दो चीज से बचाना होगा, पहला पानी, दूसरा हवा। ठीक है, रस्ट के लिए ये दो मेजर कॉज है। अगर हम इससे बचा लिए तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कोरोजन नहीं होता है ना। वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग तो बचपन से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ऑयलिंग पढ़े हैं, ग्रीसिंग पढ़े हैं, पेंट प्रोटेक्शन हम लोग करते हैं। ये सब क्यों करते हैं, ताकि जो सरफेस है उसका कट ऑफ हो जाए कांटेक्ट मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन के साथ। सिमिलरली अगर हम एयर टाइट कंटेनर्स का यूज करेंगे ऑयल या फैट को स्टोर करने के लिए, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगा नहीं तो रैंसिडिटी होगा नहीं। तो ये दो मेथड्स है रैंसिडिटी से बचने का, पहला यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरा एयर टाइट कंटेनर्स। ठीक है, इसमें हमको ऑयल को रखना है। तो चैप्टर 1 यहीं तक था, बहुत इजी सा चैप्टर था। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, पहले तो बेसिक समझना, रिएक्शन कैसे होता, क्या होता है, इक्वेशन किसको बोलते हैं, इक्वेशन लिखना सीखना, उसके बाद बैलेंसिंग सीखना, है ना। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि आप बैलेंसिंग सीख चुके हैं तो अब आपको जो भी रिएक्शन लिखना है वो बैलेंस लिखना है। आज देखिए मैं एक भी बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखा, तो आपका काम क्या है, जितना भी इक्वेशन क्लास में था सबको बैलेंस करके देखना। दो मेथड बताऊँ, एक तो आप हिट एंड ट्रायल बना सकते हो टेबल से, जैसा बुक में भी दिया हुआ है। दूसरा मेथड जो मैं ABCD वाला बताया वो बहुत ईजी है ना, उसके मदद से कभी गलती नहीं होने वाला। ओके, और उसके बाद जो 5 टाइप का रिएक्शन है, ये सारा रिएक्शन का डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, प्लस इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, NCERT। ठीक है, NCERT का जितना एक्सपेरिमेंट है सारा एक बार आप पढ़ेंगे। ठीक है, जितना भी एक्सपेरिमेंट्स है वो सारा पढ़ेंगे और सबका केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं पहला बताया था मैग्नीशियम रिबन वाला, फिर एक जिंक ग्रैन्युल्स वाला एक्सपेरिमेंट 2 है शायद, 1.2 होगा। तो उसी तरीके से आप सारा एक एक इक्वेशन देखेंगे और सबसे रिलेटेड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जिसमें स्टेट होगा, रिएक्टेंट्स क्या था, सॉलिड लिक्विड गैस, प्रोडक्ट क्या बना, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना, वो लिखेंगे। साथ में अगर कोई कलर का चेंज हो रहा है या टेम्परेचर में चेंज हो रहा है वो भी लिखेंगे। ठीक है, और वो सारा आपको याद होना चाहिए क्योंकि NCERT से क्वेश्चन केमिस्ट्री में 100% रहेगी, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT पढ़ना। तो आज का क्लास के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे।